हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्प्रेडिंग नॉलेज विद एसके। आज मैं आप सभी को एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज 8.1 का प्रत्येक क्वेश्चन का सलूशन देने जा रहा हूं। आइए हम सभी बिना समय बर्बाद किए एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन का सलूशन करते हैं। इन सारे क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले मैं आशा करता हूँ कि आप सभी मेरे दिए गए कंसेप्ट को वेल तरीके से स्टडी करके आए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन का अब सलूशन करते हैं। ये एक ट्रायंगल एबीसी है जो राइट एंगल्ड है बी पे, मतलब बी एंगल पे ये राइट एंगल है, मतलब बी एंगल ही 90 डिग्री है यहाँ, ठीक है। और इसमें जो साइड ए बी है वो 24 cm दिया है और बी सी 7 cm दिया है। और उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रहा है साइन ए और कॉस ए निकालना है। मतलब ये एंगल जो साइन के साथ मेंशन है, यानी ये यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 1 में एंगल ए को थीटा माना है, इसीलिए साइन ए और कॉस ए लिखा है। जबकि क्वेश्चन 2 को अगर आप अच्छे से ध्यान दें या देखें तो उसमें साइन का एंगल सी है और कॉस सी है, मतलब साइन का एंगल यहाँ ए था और यहाँ सी है। इसका मतलब उसने एंगल को चेंज कर दिया है, इसका मतलब वो थीटा है। सो यहाँ एंगल ए इस क्वेश्चन के लिए थीटा है और एंगल सी यहाँ क्वेश्चन 2 के लिए थीटा है। सो मैं ट्रायंगल बनाते समय आपको सब बताऊंगा। ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी in which AB is equal to 24 cm and BC equal to 7 cm। इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी है और मैंने यहाँ बताया है ये राइट एंगल है ट्रायंगल बी पे। सो एंगल बी यहाँ क्या है, 90 डिग्री है। बी क्या है यहाँ, 90 डिग्री है। जो वैल्यू दी गई है इसके अंदर वो हम लिख रहे हैं। ए बी इज इक्वल टू 24 cm एंड बी सी दी हुई है 7 cm एंड हाइपोटेनस हम सबको निकालना है, क्वेश्चन मार्क है। मैंने ट्रायंगल का नाम दिया है ए बी सी, जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है और ए बी की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दी हुई है 24 cm है और बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे 7 cm है और हमें एच निकालने हैं, मतलब हाइपोटेनस निकालने हैं, यानी ए सी की वैल्यू निकालना है। तो हम सभी अब एक थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे जो हम पहले पढ़ चुके हैं। उस थ्योरम का नाम है पाइथागोरस थ्योरम। हम सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो यहाँ हाइपोटेनस स्क्वायर मतलब यहाँ हाइपोटेनस ए सी है तो ए सी स्क्वायर होगा। ए सी स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ आपका बी सी है, सो बी सी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस यहाँ ए बी स्क्वायर है। अब इसमें हमें करना क्या है कि जिसकी जिसकी इसमें वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में उसके सामने उसके वैल्यू को पुट कर देना है। इसी की वैल्यू नहीं दी है तो ऐसी की वैल्यू हम नहीं पुट करेंगे। बीसी की वैल्यू दी हुई है जो कि यहाँ 7 cm है तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए बी की वैल्यू दी हुई है यहाँ 24 cm है, सो 24 स्क्वायर होगा। सो आगे हम इस स्टेप को आगे बढ़ाते हैं। सेवन का स्क्वायर का मतलब 7 7 जा 49 एंड 24 का स्क्वायर मतलब 24 इंटू 24 जिसकी वैल्यू होती है 576। आगे हम स्टेप में देखेंगे कि अगर लेफ्ट साइड में अगर किसी भी नंबर पे स्क्वायर लगा है तो इधर का अगर हम स्क्वायर हटाते हैं और उसे राइट साइड में इसे ट्रांसपोज करते हैं इसके स्क्वायर को, तो यह इधर आके रूट बन जाता है। सो ए सी स्क्वायर का हम स्क्वायर हटा रहे हैं और इसे लेफ्ट साइड में भेज रहे हैं तो इसके लिए क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये 625 कहाँ चला जाएगा, रूट के अंदर चला जाएगा। रूट से बाहर करना है, यानी 625 को रूट से बाहर करना है और रूट का आप रूल जानते हैं कि हमेशा ये पेयर में ही निकलता है। सो 625 किसी ना किसी नंबर का यह जरूर ही क्या होता होगा, पेयर में कोई ना कोई नंबर होता होगा। तो आपको पता होगा 25 इंटू 25 625 होता है, ये पता होगा आपको। सो क्या हम 625 की जगह पर 25 इंटू 25 लिख सकते हैं। जब 625 की जगह पर 25 इंटू 25 लिख दिए तो आपको पता है ना स्क्वायर रूट हमेशा पेयर में निकलता है, यानी अगर रूट के अंदर दो चीज़ें हैं तो उसके लिए एक चीज़ें बाहर आता है। सो ए सी इजकल टू 25 और इसकी यूनिट क्या होगी, सी एम, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर भी क्या दी हुई है, सी एम में दी हुई है। सो इसकी भी यूनिट क्या आएगी, सी एम में आएगी। सो ए सी अब निकल चुका है जो कि अब है 25 सी एम। क्वेश्चन 1 था जो कि ऊपर मैं एक बार देख लेता हूँ क्या क्वेश्चन 1 है। साइन ए निकालना है, साइन ए निकालना है। यहाँ पे आपका इस ट्रायंगल के लिए जो थीटा बन जाएगा, साइन ए के लिए थीटा हो गया, ए एंगल ए क्या बन गया, यहाँ पे थीटा हो गया, एंगल ए क्या बन गया, थीटा। सो इसके लिए जो परपेंडिकुलर हो जाएगा वो होगा बी सी,
सो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, थीटा के अपोजिट साइड में जो पड़ते हैं उसी को मैंने बताया था वो परपेंडिकुलर होते हैं। सो बी सी यहाँ पर परपेंडिकुलर हो गया क्योंकि पी बाई एच होता है, तो परपेंडिकुलर साइन की जो वैल्यू होती है पी बाई एच के बराबर होता है। सो परपेंडिकुलर बी सी और हाइपोटेनस ए सी। सो परपेंडिकुलर यहाँ बी सी है और हाइपोटेनस ए सी है। सो पी बाई एच यानी बी सी बाई ए सी। अब इसकी वैल्यू जो होती है वो रख देंगे यहाँ। वैल्यू पहले से ही क्या दिया हुआ है, बी सी की वैल्यू ऑलरेडी 7 सी एम है, तो 7 अब बाई ए सी की वैल्यू अभी हमने निकाला है जो कि यहाँ पे था 25 सी एम, तो यहाँ लिख देंगे 25 सी एम। सो साइन ए की वैल्यू 7/25 हो गया। एंड कॉस ए भी निकालना है, कॉस ए की वैल्यू निकालना है जो कि ऊपर दिया क्वेश्चन में कॉस ए। तो कॉस ए की वैल्यू निकालने के लिए बी बाई एच होती है। सो ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या बन गया, बेस हो गया। तो बेस क्या हो गया, ए बी, और बाई बी बाई एच होता है तो बेस हो जाएगा ए बी और हाइपोटेनस ए सी। सो ए बी बाई ए सी, तो ए बी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है यहाँ 24 सी एम है, तो 24 अब बाई ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हमने अभी निकाला है 25। सो कॉस ए की वैल्यू हो गई 24/25। क्वेश्चन नंबर 2 में उसमें हमें निकालना है साइन सी एंड कॉस सी। साइन सी, अब यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ साइन की एंगल ए थी, अब साइन यहाँ की वैल्यू जो साइन यहाँ हमने लिया है उसमें सी अब एंगल बन चुका है। सो थीटा शिफ्ट हो जाएगा एंगल ए से कहाँ पे, सी पे। सो मैं इसे इरेज कर ले रहा हूँ, ठीक है। और इसमें अब सी का बन गया है थीटा, तो सी को मैं थीटा मान लेता हूँ, सी को थीटा मान लेता हूँ। जैसे मैंने सी को थीटा माना तो थीटा के जस्ट अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा। सो यहाँ परपेंडिकुलर ए भी हो गया। सो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, साइन की जो वैल्यू होती है पी बाई एच होती है। सो यहाँ परपेंडिकुलर क्या बन गया है, ए बी। सो ए बी अब बाई ए सी मतलब हाइपोटेनस। हाइपोटेनस उसी समय आपको मैंने कंसेप्ट में बताया था कि हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, हमेशा थीटा बदलने पर परपेंडिकुलर और बेस बदलते हैं। सो ए बी बाई ए सी, अब ए बी की वैल्यू ऑलरेडी क्या है यहाँ पर देख सकते हैं, ए बी की वैल्यू 24 है। अब बाई ए सी की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ निकाला है 25 सी एम। सो साइन सी की वैल्यू हो गई, साइन सी की वैल्यू हो गई 24/25। एंड दूसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉस सी, कॉस सी जिसकी वैल्यू अब निकालना है। तो कॉस सी में बी बाई एच आता है। सो ये थीटा ये बन चुका है तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये हो गया। सो बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है 7 सी एम और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला है 25 सी एम। सो कॉस सी की वैल्यू हो जाएगी 7/25। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर दिया है और मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब हम सभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसे हम पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, right angled at Q in which PQ is equal to 12 cm, PR is equal to 13 cm and QR is equal to हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क हमें पता नहीं है, हमें निकालना है। तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना बताया था। सो मैं फिर से उसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा QR को निकालने के लिए। by using theorem for triangle PQR। पाइथागोरस थ्योरम में आपको बताया था मैंने कि हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। फिर से मैं उसी थ्योरम का इस्तेमाल करूंगा यहाँ भी। आप देखते हैं इसमें हाइपोटेनस कौन है, परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है। तो हाइपोटेनस यहाँ 90 डिग्री के अपोजिट साइड क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और जो बच गए वो परपेंडिकुलर और बेस होगा। सो पी आर यहाँ पर क्या है, पी आर यहाँ हाइपोटेनस है, पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर। अब हम सभी इसमें वैल्यू को पुट करते हैं जो जो हमें क्वेश्चन में दिए गए हैं। सो पी आर इक्वल टू 13 सी एम है। सो मैं यहाँ इसे 13 स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू हमें पता है, पी क्यू पता है 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर करना है, और क्यू आर हमें पता नहीं है। सो वैसे ही रहने देना है। अब इसे आगे लिखते हैं। 13 स्क्वायर की वैल्यू 13 टू 20 169 होती है। 13 को अगर आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 169 होगा। उसी तरीके से सिमिलर वे में 12 को भी आप 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 12 तो 144 होगा प्लस क्यू आर स्क्वायर। अब यहाँ ट्रांसपोजिंग रूल आपको पता होगा। ट्रांसपोजिंग रूल ये होता है
कि अगर आप राइट साइड में अगर कोई प्रोडक्ट है, अगर वो प्लस के साथ है तो उसे लेफ्ट साइड में भेजते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है और वह साइन अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ प्लस है तो इधर भेजेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा। सो 169 माइनस 144 और मैंने इसे भेज दिया तो यहाँ से क्या बच गया, क्यू आर स्क्वायर बच गया। 169 को 144 से घटाएंगे तो ये बचेगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। आपको हमने बताया था पिछले ही क्वेश्चन में कि अगर राइट साइड में अगर कोई स्क्वायर है तो उसके स्क्वायर को अगर हम रिमूव करते हैं तो लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिकली स्क्वायर उठा जाता है। सो रूट अंडर 25 हो जाएगी अगर हम क्यू आर के स्क्वायर को हटाते हैं। 25 को अगर हम रूट से बाहर निकालेंगे तो 5 इंटू 5 होगी। अगर 25 की जगह पर हम लिखते हैं इसे दो प्रोडक्ट में तो 5 इंटू 5 होगी जो बराबर होगा क्यू आर के। और हम पता है स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर में ही चीज़ें निकलते हैं, 2 के बदले 1 तो 5 एक 5 बाहर आ जाएगा जो कि बराबर होगा क्यू आर स्क्वायर के। सो सीधा कर देंगे क्यू आर इक्वल टू 5 सेम। अब हमें क्यू आर मिल चुका है, ये 5 सेम है, ये 13 सेम है, ये 12 सेम है। अब हमें क्वेश्चन निकालने हैं जो क्वेश्चन दिए हुए हैं। क्वेश्चन में क्या है आपको पता करना है tan p माइनस कॉट आर। तो सबसे पहले हमें tan p और कॉट आर अलग अलग हमें निकाल लेने हैं पहले। अब हमें क्वेश्चन में जो भी वैल्यू निकालना है उसकी पहले वैल्यू हमें निकाल लेनी होगी। पहले tan p अलग निकालना होगा, कॉट आर की वैल्यू अलग निकालना होगा। सो tan p देखते हैं कैसे निकल देगा। tan p यहाँ tan में p लगा हुआ है, यानी p को क्या मान लिए हैं हम अभी, परपेंडिकुलर। p यहाँ क्या बन गया, थीटा। सो इसके सामने जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो आपको पता है tan की वैल्यू होती है p बाई b। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया, क्यू आर, और b हो गया यहाँ पी क्यू। सो इसकी वैल्यू देखते हैं। क्यू आर तभी हमने निकाला है जो 5 सेम था और पी क्यू ऑलरेडी हमें पता है 12 सेम। सो tan p की वैल्यू हो गई 5/12। और एक और हमें वैल्यू निकालना था कॉट आर। तो फिर हमें कॉट आर लिखना है यहाँ, कॉट आर, कॉट आर, कॉट आर। अब आर यहाँ पर थीटा बन चुका है तो मैं थीटा फिर से मिटा लेता हूँ यहाँ, क्योंकि आपको बताना है। अब थीटा आर हो चुका है, थीटा अब इसे मान चुके हैं हम लोग, ये थीटा है। अब थीटा है तो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। सो परपेंडिकुलर यहाँ हो गया पी क्यू और बेस हो गया क्यू आर। सो कॉट की वैल्यू होती है बी बाई पी, उल्टा होता है, टेन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है कॉट। सो इसकी पी बाई बी वैल्यू होती है तो कॉट की होगी बी बाई पी। तो बी यहाँ पे क्या हो गया, क्यू आर। तो क्यू आर अब बाई पी इज इक्वल टू पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू होती है 5 cm और पी क्यू की वैल्यू होती है 12 cm। पी क्यू की वैल्यू है 12 cm। अब हमें जगह नीचे नहीं है इसलिए मैं इधर लिख देता हूँ इसकी वैल्यू निकालने के लिए। चलिए तो हम अब वैल्यू निकालते हैं जो कि दिया हुआ था tan p माइनस कॉट आर। tan p की वैल्यू ऑलरेडी हमने देखा है, tan p की वैल्यू 5/12 है। सो tan p की जगह पे हम रखेंगे 5/12 माइनस कॉट आर की वैल्यू हमने निकाला है 5/12। और आपको पता है सेम में से सेम घटाने पे 0 आती है। ऐसे भी अगर हम एलसीएम लेकर देखते हैं 12 एलसीएम 12 ही आएगा। 12 बन जाए 12 तो 5 बन जा 5, 12 बन जाए 12 और बीच में माइनस है तो माइनस, 12 बन जाए 12 तो 5 बन जाए 5, 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 अब बाई 12। अगर हम 0 से किसी चीज़ में अगर डिनोमिनेटर अगर डिजिट हो और ऊपर 0 हो तो इसकी पूरा वैल्यू क्या हो जाती है, 0। सो tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू क्या निकल चुकी है, 0। चलिए क्वेश्चन सॉल्व हो, क्वेश्चन नंबर 3 को शुरू करते हैं। आइए हम सभी इस ट्रायंगल में देखते हैं। पहले इस ट्रायंगल को हम मान लेते हैं, लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ right angled triangle, right angled at B, in which sine A is equal to 3/4 and angle A is equal to theta। इस ट्रायंगल का नाम हम रख देते हैं, ऑलरेडी मैंने यहाँ मान लिया है ट्रायंगल ए, और ये ट्रायंगल बी पर राइट एंगल है। सो एंगल बी एंड ए सी, ये राइट एंगल है और ये ऑलरेडी क्वेश्चन में साइन ए है, इसका मतलब एंगल ए थीटा है। सिंस साइन ए इज इक्वल टू 3/4 है, इसका मतलब फॉर्मूला होता है साइन का p/h। अब इस ट्रायंगल में देखा जाए तो थीटा के जस्ट अपोजिट साइड p होता है और 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड वाला हाइपोटेनस होता है और थीटा के साथ जो इंक्लूडेड साइड होता है वो बेस होता है। सो यहाँ p है BC अब बटा h है AC। तो यहाँ हमें मानना होगा लेट BC इज इक्वल टू 3K एंड AC इज इक्वल टू 4K वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। BC 3K है और AC 4K है, लेकिन अभी भी हमें ए बी पता नहीं है। सो ए बी निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना होगा। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आपको मैंने पीछे बताया था पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सब रफ स्केच है, इसे मैं बाद में मिटा दूंगा, सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है।
अब यहाँ एच क्या है, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर, मतलब यहाँ क्या है बी सी, सो बी सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ क्या है ए बी, सो ए बी स्क्वायर। अब सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं। ए सी की वैल्यू क्या है 4k, सो 4k द होल स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है 3k, यहाँ भी दिया है 3k, प्लस ए बी स्क्वायर की वैल्यू में निकालना है, सो इसकी वैल्यू पता नहीं है, जैसे अब इसे लिख देंगे। तो ये भी रफ स्केच में सब मैं बाद में मिटा दूंगा। 4k द होल स्क्वायर का मीनिंग है, ये स्क्वायर का मतलब है कि ये स्क्वायर 4 पे भी है और k पे भी है, ठीक है। यानी ये पावर 2 जो है ये 4 के लिए भी 2 है और k के लिए भी है। सो 4 स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 16, इंटू k का स्क्वायर करेंगे तो k, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 16k स्क्वायर। इसी प्रकार से यहाँ आप लिखेंगे, ये रफ स्केच है, ये बाद में हम मिटा देंगे। क्वेश्चन आप लोग सोल्यूशन करते समय इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये आप क्वेश्चन कहीं भी बनाएंगे एग्जाम में तो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसका भी और इसका भी। 4k स्क्वायर की वैल्यू हो गई 4 4 16 और k स्क्वायर। ये 4 को मैंने जैसे बताया था उसी ये 3k का भी होगा। सो 3 पर भी ये पावर 2 है और k पे भी है, सो 3 3 जा 9 और k की स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब आपको पता है मैंने पीछे ट्रांसपोजिंग बताया था कि अगर राइट साइड से किसी भी वैल्यू को अगर लेफ्ट साइड लाते हैं तो उसके साइन अपोजिट हो जाते हैं। सो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब बेस थोड़ा मैं ऊपर खसका लेता हूँ इसे लिखने के लिए। 16k स्क्वायर में से 9k स्क्वायर अब क्रॉस आउट करना है, नहीं घटाना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपको 7k स्क्वायर आएगा इक्वल टू ए बी स्क्वायर। आपको पता है मैंने बताया था राइट साइड के अगर स्क्वायर आप हटाते हैं तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर रूट आता है, सो रूट 7k स्क्वायर। ए बी का मैंने स्क्वायर हटाया इसलिए यहाँ पे क्या आ गया रूट आ गया। अब मैं इसे थोड़ा आपकी तरफ स्केच में समझाता हूँ, इसे आपको क्वेश्चन में बनाते समय नहीं लिखना है, सिर्फ मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। रूट 7k स्क्वायर को अगर हम लिखें तो रूट अंडर 7k इंटू के लिख सकते हैं। इसका मतलब आपको पता है स्क्वायर रूट से हमेशा किसी कोई भी चीज़ पेयर में निकलता है, तो 7 का तो कोई पेयर नहीं है, सो ये रूट 7 ही रहेगा, और के 2 है इसलिए इसके बदले बाहर आएगा तो 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रूट अंडर 7 के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी रूट 7k। सो रूट 7k इजक्वल टू ए बी। आपको इसे नहीं लिखना है, इसको आपको क्वेश्चन सोल्यूशन करते समय नहीं लिखना है। सो हमने अभी ए बी की वैल्यू निकाल लिया है, देयरफॉर ए बी इजक्वल टू रूट 7k। तो अब हमें ए बी पता चल गया है, क्या है यहाँ रूट 7k है। अब हमें क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन में क्या निकालना था, कैलकुलेट करना था कॉस ए और टेन ए की वैल्यू। तो कॉस ए इजक्वल टू बी बाई एच होता है, बी बाई एच। तो कॉस ए में बी देखते हैं यहाँ क्या ट्रायंगल में, तो ये बी है ए बी, सो ए बी बाई एच की वैल्यू क्या है ए सी। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी का हमने वैल्यू अभी निकाला था रूट 7k बाई एच की वैल्यू थी 4k, एच की वैल्यू यहाँ पर है आपको 4k, सो यहाँ हो जाएगा 4k, के से के क्रॉस आउट हो गया, सो यहाँ बचा रूट 7/4। सो कॉस ए की वैल्यू हो गई रूट 7/4। अब एक और वैल्यू निकाली थी 10a की वैल्यू निकाली थी 10a। सो 10a इज इक्वल टू पी बाई बी होती है, और यहाँ आपको पता है थीटा के अपोजिट में, थीटा के अपोजिट में जो आपका साइड होता है वो होता है पी। सो यहाँ पी है बी सी, सो यहाँ लिखेंगे बी सी बाई बी, बी यहाँ पर ए बी है, बी आपको पता है ये आपका ए बी है, ए बी। तो बी सी की वैल्यू है आपको 3k, बी सी की वैल्यू है यहाँ पर, यहाँ 3k, और ए बी की वैल्यू तो अभी निकालें हम लोग 3k बटा रूट 7k से के खत्म हो गया, सो 3/रूट 7। तो 10a की वैल्यू निकल चुकी है 3/रूट 7, और ये क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक समझ में आ चुका होगा। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। मान लेते हैं कि ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल है बी पे और यहाँ एंगल ए थीटा है। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड at B in which equal to 8 and angle A is equal to theta. Since 15 cot A is equal to 8, तो आपको पता है राइट साइड में दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सो इसे हम अगर राइट साइड भेजते हैं तो मल्टीप्लाई डिवाइड में बदल जाता है, सो कॉट ए इज इक्वल टू 8/15। अब हमें कॉट की वैल्यू निकल चुकी है जिसकी वैल्यू है 8/15। कॉट ए बराबर होगा बी बाई पी के, और यहाँ बी थीटा के सामने जो होता है अपोजिट साइड वो पी होता है, और 90 डिग्री के सामने में अपोजिट साइड जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो बेस होता है। बी हो गया ए बी बाई पी हो गया बी सी। सो लेट
at AB is equal to 8K and BC is equal to 15K, where K is a positive integer। अब हमें दो वैल्यू निकल चुके हैं, AB जो कि है 8K एंड BC इज इक्वल टू 15K, और हमें हाइपोटेनस निकालने हैं। सो अब हम सभी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे हाइपोटेनस निकालने के लिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस यहाँ है AC स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। AB यहाँ बेस है। अब हम सभी की वैल्यू को पुट करते हैं। AC की वैल्यू में पता नहीं है, सो AC की वैल्यू पुट नहीं करेंगे। BC की वैल्यू ऑलरेडी हमने माना है 15K है, तो 15K द होल स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू पता है 8K स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 15 स्क्वायर का मतलब होता है ये स्क्वायर जो है वो 15 के लिए भी है और K के लिए भी है। सो 15 को अगर हम दो बार गुना करेंगे तो 225 आएगा, और K स्क्वायर को दो बार गुना करेंगे तो K स्क्वायर आएगा, प्लस 8 K द होल स्क्वायर। इसका मतलब ये पावर 2 जो है 8 के लिए भी है और K के लिए भी है। सो 8 8 जा 64 एंड K का स्क्वायर करेंगे तो K स्क्वायर। अब थोड़ा सा मैं पेज ऊपर कर लेता हूँ इसे बनाने के लिए। AC स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसे ऐड करेंगे तो 5 4 9 6 2 8 और 2 और K स्क्वायर। आपको पता है इधर का स्क्वायर हटाते तो इधर रूट आ जाता है। सो AC इज इक्वल टू रूट अंडर 2 8 9 K स्क्वायर। आपको पता है 2 8 9 17 और 17 का स्क्वायर रूट होता है। सो हम AC इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट अंडर 17 इंटू 17, और K को लिख सकते हैं K इंटू K। आपको पता है AC इज इक्वल टू, आपको स्क्वायर रूट से हमेशा पेयर में चीज़ें निकलता है और दो के बदले एक आता है, तो ये दो के बदले एक यहाँ आ जाएगा, इन दो के बदले एक यहाँ आ जाएगा। सो AC की वैल्यू हो गई 17K। 17K AC की वैल्यू निकल चुकी है 17K। सो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसकी वैल्यू आ चुकी है 17K। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसे हमें देख लेते हैं क्या निकालना है हमें। साइन ए एंड सेक ए, साइन ए एंड सेक ए, साइन ए इज इक्वल टू P बाई एच। तो P यहाँ पर आप देख लें ध्यान से, P यहाँ पर है आपका BC। सो BC अब बाई एच है यहाँ AC। सो AC यहाँ पर लिख लें AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू दी है 15K। अब बाई AC की वैल्यू अभी हमने निकाला है 17K। K से K क्रॉस आउट हो गया, तो यहाँ बच गया 15/17। अब एक वैल्यू निकालना था सेक ए का वैल्यू, और मैं पेज ऊपर कर रहा हूँ। सेक ए इज इक्वल टू, सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है। सो यहाँ होगा एच बाई बी। एच यहाँ आपका AC था, तो और बी यहाँ है AB। सो एच की वैल्यू हो जाएगी AC अब बटा एच बाई बी यानी AB। इसका मतलब हो गया AC की वैल्यू अभी हमने निकाला है 17K, अब बाई AB की वैल्यू निकाला नहीं, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है AB इज इक्वल टू 8K। तो K से K कट गई, तो बच गया 17/8। ये आपका फाइनल आंसर है। 5 नंबर क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ। आइए हम सभी एक ट्रायंगल ABC बना लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल्ड B in which sec theta is equal to 14/12 and angle A is equal to theta. Since sec theta equal to 13/12, आपको पता है sec theta h by b के बराबर होता है, जो कि इसमें अगर देखा जाए तो थीटा के अपोजिट साइड में पड़ने वाला जो साइड होता है वो P होता है, एंड 90 डिग्री के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वो H होता है। थीटा के साथ इंक्लूडेड साइड जो है वो B होता है। सो हमें अगर देखने को मिला है यहाँ पे कि AC यहाँ H है, सो AC अब बाई B यहाँ AB है। लेट AC is equal to 13K and AB is equal to 12K, where K is a positive integer। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं, AC की वैल्यू क्या है 13K एंड AB की वैल्यू है 12K, और हमें BC पता नहीं है, इस साइड को हमें निकालना है। सो अब यहाँ हम सभी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके हम BC साइड को निकालेंगे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो यहाँ एच AC है, सो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ परपेंडिकुलर BC है, सो BC स्क्वायर प्लस यहाँ
ए भी बी है, सो ए बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम सभी को ए सी की वैल्यू पुट करना है। सो ए सी की वैल्यू है 13 के, सो 13 के द होल स्क्वायर। बी सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, सो बी सी को बिना चेंज किए वैसे ही लिखेंगे, प्लस ए बी की वैल्यू है 12 के, सो 12 के द होल स्क्वायर। 13 के द होल स्क्वायर का मतलब है ये पावर टू 13 के लिए भी है और के लिए भी है। सो 13 इंटू 13 169 एंड के स्क्वायर की बराबर होगी। एंड बी सी की वैल्यू पता नहीं है, सो इसे ऐसे ही रहने देंगे। 12 स्क्वायर की वैल्यू किसका मतलब है, 12 की पावर 2 है। इसका मतलब ये हुआ 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 144 के स्क्वायर। और आपको पता है ट्रांसपोजिंग रूल है यहाँ कि अगर हम राइट साइड से किसी भी प्रोडक्ट को लेफ्ट साइड भेजते हैं तो उसकी साइन अपोजिट हो जाती है। सो यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। सो 169 के स्क्वायर माइनस 144 स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ हम इम्प्लाइड डेट लगा लेते हैं। इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। 169 माइनस 144 25 के बराबर होता है। तो हमने सब्ट्रैक्ट किया तो मिला 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर। आपको हमने बताया था कि अगर हम इधर के स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर रूट आ जाता है। सो ये रूट के अंदर चला जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा 25 के स्क्वायर, रूट अंडर 25 के स्क्वायर इक्वल टू बी सी। और रूट से आपको पता है बाहर हमेशा पेयर में कोई भी चीज़ें निकलती है। सो 25 को हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं और के इंटू के लिख सकते हैं इक्वल टू पी सी। 5 भी पेयर में है और के भी पेयर में है, सो दो दो पेयर के लिए एक बार आता है। सो 5 इंटू के इक्वल टू बी सी। सो बी सी की वैल्यू हो गई 5 के। अब यहाँ हम बी सी की वैल्यू को पुट कर देते हैं जो कि हमें पता हो चुका है 5 के। हम सभी ने बी सी के वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है जो कि 5 के है। अब हम सभी को क्वेश्चन में देखना चाहिए क्या पूछ रहा था। ये बोल रहा है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसका मतलब ये हुआ कि सेक थीटा को छोड़कर सारे बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालने हैं। इसका मतलब हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने हैं। आइए हम सभी को बारी बारी से निकालते हैं। सबसे पहले हमें साइन थीटा निकालना चाहिए जो कि बराबर होता है पी बाई एच के। तो यहाँ देखना होगा पी क्या है, पी यहाँ बी सी है। सो बी सी बाई एच यहाँ ए सी है। बी सी की वैल्यू 5 के है और ए सी की वैल्यू है 13 के से के क्रॉस आउट हो जाएगा। सो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा 5/13 के। अब हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। सो यहाँ बी है हमारे लिए ए बी, सो ए बी बाई एच हो गया हमारे लिए ए सी। ऊपर आप वैल्यू को देख सकते हैं जो लिखा हुआ है। तो बी यहाँ आपका 12 के है और ए सी 13 के है। के से के क्रॉस हो जाएंगे, सो बच जाएगा 12/13 जो वैल्यू होगी कॉस थीटा की। इसके बाद हमें निकालना है टेन थीटा जो कि पी बाई बी के बराबर होता है। सो पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई ए बी। बी सी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5 के है और ए बी की वैल्यू है 12 के क्रॉस आउट हो जाएंगे, सो बच जाएंगे 5/12 जो कि इक्वल होगा टेन थीटा के बराबर। अब हमें सेक तो निकालने नहीं है तो हमें निकालने हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी होता है। तो एच हो जाएगा ए सी बाई बी सी। ए सी की वैल्यू हमें पता है कितना है 13 के, 13 के एंड बी सी की वैल्यू 5 के है। इसे पे क्रॉस आउट हो गया, सो ये हो जाएगा 13/5। और हम सभी को अब कॉट थीटा की वैल्यू निकालना है जो कि बराबर होता है बी बाई पी के। सो इसमें हम देख लेते हैं बी कितना है, ए बी बाई बी सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू है 12 के और बी सी की वैल्यू दी हुई है 5 के से के क्रॉस आउट हो गया, सो 12/5। तो कॉट थीटा की वैल्यू निकल गई 12/5। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 5 का फाइनल आंसर दे दिया। जो ये सारे आंसर है आपके साइंस से लेकर कॉट थीटा तक। मैं आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आइए हम सभी अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट cos A इक्वल टू cos B देन सो दैट एंगल A इक्वल टू एंगल B। इसका मतलब ये है कि एंगल A और एंगल B जो दिए हुए हैं जिस भी ट्रायंगल में उसमें ये एक्यूट एंगल्स हैं। इस प्रकार है कि cos A cos B के बराबर है, तो हमें प्रूव करना है कि एंगल A और एंगल B आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइए इसके लिए हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें हम सभी को कंस्ट्रक्शन करना होगा खुद से सी डी जो परपेंडिकुलर होगा ए बी पे। और जैसे ही हम एक परपेंडिकुलर सी डी बनाते हैं तो ये ट्रायंगल दो पार्ट में बढ़ जाता है, दो ट्रायंगल में बढ़ जाता है। जैसे ही हम सभी एक सी डी परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल के लिए बनाते हैं तो यह ट्रायंगल दो राइट एंगल ट्रायंगल में बढ़ जाता है। एक ट्रायंगल होता है सी ए डी
जो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और एक ट्रायंगल है सी बी डी जो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में देखा जाए सी ए डी में तो 90 डिग्री आपको यहाँ पे मौजूद है, जिसका अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होगा वो आपका हाइपोटेनस होगा। सो सी ए डी ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस ए सी हो गया, और थीटा इसमें आपका ए पे है, सो इसके अपोजिट में साइड जो पड़ रहा है वो सी डी है, जो इसके लिए क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और जो बच गया ए डी, यह इसके लिए बेस हो जाएगा। इसी सिमिलर वे में ट्रायंगल सी बी डी में आए तो ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जो कि राइट एंगल है डी पे, तो 90 डिग्री के अपोजिट में पड़ने वाला साइड इसके लिए हाइपोटेनस हो जाता है। सो इस ट्रायंगल सीबीडी के लिए हाइपोटेनस हो गया ए बी सी, बी सी यहाँ पर हाइपोटेनस हो गया, और थीटा जो है अपोजिट में थीटा के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वह परपेंडिकुलर होता है। तो सी डी यहाँ पर फिर से क्या हो गया, इस ट्रायंगल के लिए भी परपेंडिकुलर हो गया। सो एक चीज आपको देखने को मिल रहा है कि दोनों ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल उनके परपेंडिकुलर सेम है, और इस सीबीडी ट्रायंगल का बेस हो जाएगा बी डी। लेट ए बी सी इज अ ट्रायंगल इन विच सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी। यानी एक ट्रायंगल एबीसी, यानी यहाँ हम एबीसी एक ट्रायंगल है, यहाँ एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें सी डी परपेंडिकुलर है एबी पे। गिवन में दिया हुआ है, गिवन डेट क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉस ए इक्वल है कॉस बी के। कॉस ए इस ट्रायंगल के अंदर आएगा और कॉस बी इस ट्रायंगल के अंदर आएगा, क्योंकि कॉस ए एंगल को शो कर रहा है, सो एंगल ए इस ट्रायंगल का पार्ट है थीटा के रूप में, और कॉस बी बी एंगल इस ट्रायंगल का पार्ट है। सो हमें पता है कि कॉस की वैल्यू बी बाई एच के बराबर होती है। सो हम ट्रायंगल सी ए डी में देखेंगे, सी ए डी में देखेंगे तो बी यहाँ पे ए डी है, सो ए डी बाई एच होता है ए सी। इसी प्रकार से कॉस बी इस ट्रायंगल में हमें देखना है सी बी डी में, जिसमें कॉस की वैल्यू होती है बी बाई एच। सो यहाँ बी आपका बी डी है, सो बी डी बाई हाइपोटेनस होता है, तो हाइपोटेनस यहाँ बी सी है। सो हमने देखा कॉस ए इस ट्रायंगल के लिए ए डी बाई बी सी वैल्यू रखता है, और कॉस बी बी डी बाई बी सी होता है। और आपको पता है दोनों ट्रायंगल क्वेश्चन के अनुसार ही बराबर है आपस में। सो इसके हाइपोटेनस के बराबर होंगे, इसके परपेंडिकुलर बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉमन साइड है। जैसे भी ये परपेंडिकुलर आपस में बराबर है दोनों ट्रायंगल के लिए, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन साइड है। और उसी प्रकार से बी बी के बराबर होगा, इसका मतलब होगा दोनों ट्रायंगल के हाइपोटेनस आपस में बराबर होंगे, एच एच के बराबर होगा, और बेस बेस के बराबर होगा, और परपेंडिकुलर कॉमन साइड है तो ये आपस में बराबर होगा ही। सो हमें अब इसे ऐसे लिखना है कि इस ट्रायंगल का एच इस ट्रायंगल के एच के बराबर हो, और इस ट्रायंगल का बी इस ट्रायंगल के बी के बराबर हो। सो हम लिख सकते हैं ए डी बाई बी डी। इस ट्रायंगल सी ए डी का बेस है ए डी, और इस ट्रायंगल सी बी डी का बेस है बी डी। सो इसका बेस इस बेस के बराबर है, सो ए डी बराबर होगा बी डी के, जो कि फिर से बराबर होंगे इसके हाइपोटेनस इसके हाइपोटेनस के। सो ट्रायंगल सी ए डी की जो हाइपोटेनस है वो ए सी है, जो कि बराबर होगी इस ट्रायंगल सी बी डी के हाइपोटेनस के, सो बी सी के। अब लेट ए डी बाई बी डी इक्वल है ए सी बाई बी सी के, जो कि बराबर होगा के, वेयर के इज अ पॉजिटिव इंटीजर। यहाँ ए डी बाई बी डी बराबर है के, फिर से एक बार ए सी बाई बी सी भी किसके बराबर है के। सो ए डी बाई बी डी का कंपेयर करेंगे एक बार के साथ, और एक बार ए सी बाई बी सी की कंपेयर करेंगे के से। सो इसके मदद से एक वैल्यू आ जाएगी और इसके मदद से एक वैल्यू आ जाएगी। सो ए डी बाई बी डी इक्वल होगा के। आपको पता है किसी भी नंबर के अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब इसके नीचे वन है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए डी इंटू वन ए डी ही आएगा, एंड बी डी इंटू के बी डी आएगा। सो ए डी इज इक्वल टू के बी डी, जिसे हम इक्वेशन वन मान लेंगे। इसी प्रकार से इसे एक हमने वैल्यू निकाला ए डी की, जो कि बराबर है के बी डी के। उसी प्रकार से ए सी बाई बी सी इक्वल टू के करके फिर एक वैल्यू निकालेंगे। सो यहाँ सिंस लिख लेंगे, सिंस ए सी बाई बी सी इक्वल है के, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो वन है। तो एक बार फिर से मल्टीप्लाई करें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो क्रॉस का मतलब होता है इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर होता है, और इसका डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर होंगे, यानी इसके न्यूमरेटर से इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ए सी इंटू वन ए सी ही आएगा कि वन से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वही प्रोडक्ट मिलता है। सो ए सी इंटू वन ए सी वन जा ए सी, और बी सी इंटू के बी सी। इसे तो इससे हमें एक ए सी की फिर से वैल्यू मिल गई के बी सी, और ए डी की वैल्यू मिल गई के बी डी। इसका मतलब जहाँ भी ए डी होगा वहाँ हम के बी डी लिख सकते हैं, और जहाँ भी के बी डी होगा वहाँ हम ए डी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में क्या है, बराबर है। इसी प्रकार से एसी की वैल्यू के बी सी है, यानी कहीं भी हमें एसी के जगह पर अगर कुछ पुट करना हो तो हम के बी सी लिख सकते हैं, और के बी सी के जगह पर कुछ पुट करना हो तो हम एसी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। वैसे हम इक्वेशन टू मान लेंगे इसको। अब हम सभी को इसमें दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, एक सी ए डी और एक एक राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी। अब हम सभी इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो एक बार राइट एंगल ट्रायंगल सी ए डी पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, एक बार सी बी डी राइट एंगल ट्रायंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। दोनों के अलग अलग हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने से हमें दो तरह के वैल्यू मिलेंगे। चलिए हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। बाई using
फॉर ट्रायंगल सी ए डी। पहले हम ट्रायंगल सी ए डी में देख रहे हैं क्या हो रहा है, ठीक है। यानी हम सभी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं ट्रायंगल सी ए डी के लिए। तो अगर हम देखें ट्रायंगल सी ए डी में तो 90 डिग्री है यहाँ पे, तो इसके अपोजिट में साइड जो पड़ेगा ए सी, या इसका हाइपोटेनस होगा, और थीटा के अपोजिट साइड में पड़ने वाला सी डी यहाँ परपेंडिकुलर होगा और ए डी यहाँ बेस है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार ये लिख सकते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यानी एच यहाँ पर ए सी था तो ए सी स्क्वायर, और यहाँ पी यहाँ सी डी स्क्वायर, और बी यहाँ ए डी स्क्वायर। अब हमें सी डी की वैल्यू निकालना है, तो इसे इधर ट्रांसपोज करेंगे, तो ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। आपको पता है सी डी को हम सीधा कर दें तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। इसे हमें इक्वेशन 3 मान लेते हैं, क्योंकि हमें अब सी डी की वैल्यू मिल गई जिसकी वैल्यू है ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। अब हम दूसरे राइट एंगल ट्रायंगल सी बी डी में देखेंगे और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। सो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम फॉर ट्रायंगल सी बी डी, तो यहाँ अगर देखें तो हाइपोटेनस यहाँ बी सी है, और परपेंडिकुलर सी डी है, और बेस बी डी है। सो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। हमें फिर से सी डी की वैल्यू निकालनी है। सो सी डी यहीं पर रहेगी, इधर आएगा ये बी डी ट्रांसपोज होगा इधर से राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। सो बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर इक्वल टू सी डी स्क्वायर। अब सी डी स्क्वायर को थोड़ा सीधा कर देते हैं, तो सी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन 4 मान लेंगे। तो हमें सी डी की दो वैल्यू मिल गई, एक यहाँ और एक बार यहाँ। एक सी डी स्क्वायर यहाँ है और सी डी स्क्वायर। आपको पता है एक रूल है कि जब किसी भी दो इक्वेशन की एल एच एस आपस में बराबर हो तो ऑटोमेटिकली आर एच एस बराबर होते हैं। अगर आर एच एस इक्वल हो दोनों इक्वेशन की तो ऑटोमेटिकली एल एच एस आपस में बराबर होते हैं। इसका मतलब इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी। तो therefore हम लिख सकते हैं ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। वैल्यू रखना होगा जो हमने पीछे निकाला था। तो ये देखते हैं हमने एक इक्वेशन 1 और 2 में क्या माना था वैल्यू। अब ए सी की वैल्यू हमने ऊपर देखा जो बराबर था के बी सी के, तो एक ए सी के जगह पर हम लिख सकते हैं के बी सी द होल स्क्वायर माइनस ए डी की वैल्यू थी ऊपर, फिर से देख लेते हैं इक्वेशन। यहाँ ए डी की वैल्यू ऊपर देखते हैं इक्वेशन 1 में है कि ए डी की वैल्यू है वो के बी डी के बराबर है। सो हम ए डी की जगह पर के बी डी लिख सकते हैं, के बी डी द होल स्क्वायर जो बराबर होगा बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के। अब आपको पता है पावर 2 है, ये जो के ऊपर भी पावर है और बी सी के ऊपर भी पावर है। सो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर बी सी स्क्वायर माइनस फिर पावर 2 जो है इस के लिए भी है और बी डी के लिए भी है। सो के स्क्वायर बी डी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। हम सभी जानते हैं कि दोनों में के स्क्वायर अवेलेबल है। सो हम के स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। सो के स्क्वायर यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बी सी स्क्वायर बचेगा, और माइनस यहाँ से के स्क्वायर मैंने ले लिया तो यहाँ बचा बी डी स्क्वायर। और पता है इधर हमें पहले से ही पता है बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आपको पता है दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होता है। सो आपको किसी भी प्रोडक्ट को इधर से मल्टीप्लाई से लेफ्ट से राइट में भेजेंगे तो डिवाइड में बदल जाएगा। सो के स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बाई बी सी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। आपको पता है कि किसी भी सेम वैल्यू को घटाने पर उसकी वैल्यू 1 आती है। जैसे 4 है तो 4 1 जा 4, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। इसी सिमिलर वे में तो इसे हम काटेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। इसका मतलब के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1। तो के इज इक्वल टू, आपको पता है इधर का स्क्वायर हटाते इधर रूट आता है, रूट अंडर 1 होगी। आपको पता है रूट अंडर 1 है, इसका मतलब 1 को हम 1 इंटू 1 लिख सकते हैं, फिर भी 1 ही आएगा, 1 1 जा 1। तो इसके दो के बदले एक आ जाएगा बाहर, सो 1 आ जाएगा। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। हम सभी अब के की वैल्यू को इक्वेशन 2 में रखेंगे जो कि बराबर है ए सी इज इक्वल टू के बी सी। सो लिखेंगे यहाँ पुटिंग द वैल्यू ऑफ के इक्वल टू 1 इन इक्वेशन। हम इक्वेशन को ई क्यों लिख रहे हैं, आप पूरा लिख सकते हैं इक्वेशन 2। तो हम के की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए सी इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 1 है, सो के की जगह पर हम 1 रखेंगे इन टू बी सी। ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है। सो ए सी इक्वल टू 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई करते हैं तो वह उतना ही प्रोडक्ट मिलता है। सो ए सी इक्वल टू बी सी। आप लोगों को पता होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर अगर आपने दो साइड बराबर कर दिया तो उसके अपोजिट में पड़ने वाला जो एंगल होता है वापस बराबर होता है। सो ए सी बराबर है बी सी के, इसका मतलब ए सी के अपोजिट में कौन एंगल पड़ रहा है बी, और बी सी के अपोजिट में कौन एंगल पड़ रहा है ए। सो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। सो एंगल ए बराबर एंगल बी होगा। और आप यहाँ रीजन देना होगा कैसे आपने बराबर किया, एंगल
तो इसका मतलब ये होगा कि एंगल ए बराबर एंगल बी है। ये आपको रीजन देना होगा किससे आपने लिखा है, तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्रायंगल। इसका मतलब ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड इक्वल हो तो उनके सामने पड़ने वाले अपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। तो हमने इसे अब इस 7 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को अगर आप पढ़ें ध्यान से तो लिखा हुआ है इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा इनटू 1 माइनस sin थीटा बाय 1 प्लस cos थीटा इनटू 1 माइनस cos थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि cot थीटा की जो वैल्यू दी हुई है उसकी मदद से आपको इसकी वैल्यू निकालनी है जो अभी वो क्वेश्चन नंबर 1 में दी हुई है। और उसके बाद हमें 2 नंबर क्वेश्चन जो कि cot स्क्वायर थीटा उसकी वैल्यू निकालनी है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सभी को एक ट्रायंगल एबीसी लेना है और ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इस ट्रायंगल के अंदर हमने बी को 90 डिग्री माना है, एंगल ए को थीटा माना है। आपको हम पहले भी बताए हैं, आप सभी को पहले भी हमने बताया है कि थीटा के अपोजिट में जो साइड होते हैं वो परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री के अपोजिट में पड़ने वाला जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है और जो बच गया साइड वो बेस होता है। तो चलिए आइए हम इस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। लेट ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी in which cot theta equal to 7/8 और angle A is equal to theta. Since cot theta equal to 7/8, आपको पता है cot theta tan theta का अपोजिट होता है और tan theta की वैल्यू होती है p by b, सो cot theta की वैल्यू होगी b by p और यहाँ b आपको a b है, सो a b बाई p यहाँ bc है, सो यहाँ bc होगी। अब इसके बाद हमें एक और लेट मानना होगा कि लेट a b इक्वल टू 7k एंड bc इक्वल टू 8k वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। हमने यहाँ ए बी 7 के लिखा है, सो यहाँ हमें ए बी की वैल्यू यहाँ लिख देनी चाहिए। ए बी की वैल्यू 7 के है और यहाँ बी सी की वैल्यू भी पता है, इसे लिख देंगे 8 के। यहाँ ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है, यानी हाइपोटेनस हमें पता नहीं है। सो यहाँ आपको बेस और परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनस नहीं पता है। सो यहाँ हाइपोटेनस निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना है। सो हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच स्क्वायर यहाँ क्या है, ए सी है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी प्लस ए बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हमें ए सी की वैल्यू बी सी की और ए बी की वैल्यू पुट करने हैं, जबकि आपको पता है ए सी की वैल्यू हमें निकालना है, सो ए सी की वैल्यू हमें पता नहीं है। सो ए सी की वैल्यू पता नहीं है, सो ए सी को जैसा है वैसे ही लिख देंगे। ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की हमें वैल्यू पता है, बी सी की वैल्यू है यहाँ 8 के, सो 8 के द होल स्क्वायर प्लस ए बी की वैल्यू है 7 के द होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू आपको पता है पावर टू का मतलब है ये टू 8 के लिए भी है और के लिए भी है, सो 8 8 64 के स्क्वायर। इसी सिमिलर वे में 7 7 या 49 के स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू अब ऐड कर लेंगे, तो 9 4 13 6 4 10 1 11 113 के स्क्वायर। आपको पता है इस साइड से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो इस साइड रूट होता है, सो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 113 के स्क्वायर। पता है रूट के अंदर से हमेशा चीज़ें पेयर में ही निकलते हैं, सो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 113 इंटू के। आपको पता है पेयर में है, सो ये निकल जाएगा बाहर। सो ए सी इक्वल टू रूट अंडर 113 के। तो हम सभी ने ए सी की वैल्यू निकाल लिया है जो कि है रूट अंडर 113 के। तो अब यहाँ ए सी की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं रूट अंडर 113। अब हम सभी को हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस तीनों मिल चुका है, तो हम अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो बोल रहा था क्वेश्चन नंबर 1 में निकालने के लिए। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन में हमें साइन और कॉस की वैल्यू चाहिए कि बार बार साइन और कॉस रिपीट हो रहा है, तो हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लेना चाहिए इसकी मदद से, इस राइट एंगल ट्रायंगल की मदद से। तो हम इसे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच होता है, सो पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई एच यहाँ ए सी है। ए सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 8 के और बाई एच की वैल्यू है रूट अंडर 113 के से के कट गया तो बच गया 8 बाई रूट अंडर 13। सो साइन थीटा की वैल्यू हो गई 8 बाई रूट अंडर 13। अब हमें कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है। कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी बाई एच, सो बी यहाँ ए बी है एंड एच है ए सी। ए बी की वैल्यू है 7 के बाई ए सी की वैल्यू है रूट अंडर 13 के से के क्रॉस आउट हो गया, सो बच गया 7 बाई रूट अंडर 13, यानी कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 7 बाई रूट अंडर 13। हमें एक और वैल्यू देखना है, इसमें निकालना था जो कॉट थीटा है, और कॉट थीटा की वैल्यू में निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है कि कॉट थीटा की वैल्यू 7/8 है, तो इसे अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इसे अब क्वेश्चन को लिखते हैं बनाने के लिए। अब हम सभी को क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, देख लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई
वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा, वन प्लस कॉस थीटा इंटू वन माइनस कॉस थीटा। अब आपको हमने जो भी साइन की वैल्यू यहाँ ऊपर निकाला है उसी की वैल्यू यहाँ हमें पुट करना है। साइन की वैल्यू जो है यहाँ साइन के प्लेस पर रखना है एट बाई रूट अंडर 13, और कॉस की वैल्यू कॉस के जगह पर रखना है, जो कॉस की वैल्यू 7 बाई रूट अंडर 13। सबसे पहले ये ध्यान से देखना है, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो हम इधर बगल में लिख रहे हैं साइड में रफ स्केच के फॉर्म में, आपको बताने के लिए। इसे आपको क्वेश्चन में बनाते समय कहीं भी एग्जाम में या कहीं भी अगर आप क्वेश्चन सोल्यूशन कर रहे हैं तो वहाँ ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ इसे मेंशन नहीं करना है, सिर्फ यहाँ अप्लाई करना है। तो मैं क्वेश्चन एक लिख कर दिखा रहा हूँ बगल में। एक आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। आप ये जरूर फॉर्मूला पढ़े होंगे किसी न किसी क्लास में। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। और आप देख रहे हैं इसी फॉर्मूला पे ये आ रहा है क्वेश्चन। यहाँ ए वन है और बी साइन थीटा है, फिर यहाँ ए वन है और बी साइन थीटा है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो रहा है, यानी ये फॉर्मूला इस पर अप्लाई हो रहा है। सिमिलर वे में नीचे भी देखें तो ये यहाँ वन है और बी कॉस थीटा है, फिर यहाँ ए वन है और बी यहाँ कॉस थीटा है, सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी अप्लाई हो रहा है। सो ये फॉर्मूला ये क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो हम सभी साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करने से पहले हम सभी को इसे पहले सॉल्व कर लेना है इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद हमें साइन और कॉस की वैल्यू रखना है। तो वन स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मतलब वन स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए यहाँ वन है तो वन स्क्वायर, और यहाँ बी यहाँ साइन थीटा है, सो साइन थीटा द होल स्क्वायर बाई, फिर यहाँ ए वन है और बी कॉस है, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो वन स्क्वायर माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। अब आगे हम इसे लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर करने पे वन ही आएगा, वन इंटू वन वन ही आता है, और साइन थीटा का जो पावर टू है तो इसका मतलब यहाँ आपको पता है ना, एक बार हम लिखने के लिए आपको बता चुके हैं कंसेप्ट में कि हमेशा जब भी पावर या थ्री या टू हो तो हमेशा साइन के बाद ये पावर आ जाता है तब थीटा आता है। सो साइन स्क्वायर थीटा बाई वन का स्क्वायर करेंगे तो वन आएगा, और माइनस कॉस का भी स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। सभी इसमें साइन थीटा की वैल्यू रखनी है, तो वन माइनस साइन थीटा की वैल्यू है एट बाई रूट अंडर 13, एट बाई रूट अंडर 13, और इसका पावर टू है तो इसके भी पावर क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। वन माइनस कॉस की वैल्यू देख लीजिए, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, 7 बाई रूट अंडर 13, तो इसकी भी 7 बाई रूट अंडर 13, और इसके भी पावर टू है सो इसके भी पावर क्या हो जाएंगे, टू हो जाएंगे। और आपको पता है वन माइनस, और ये पावर टू का मतलब ये टू ऐड के लिए भी है, रूट अंडर 13 के लिए है, सो रूट अंडर इधर मैं बता रहा हूँ रफ स्केच में, इसे आपको क्वेश्चन में नहीं लिखने हैं। रूट अंडर 113 का अगर स्क्वायर करते हैं तो इसका मतलब होता है रूट अंडर 113 इंटू रूट अंडर 113, और ये दोनों को रूट में लिख सकते हैं, रूट अंडर 113 इंटू 113, और दो के बदले एक निकल जाएगा, सो 113। इसलिए जब भी हम एक रूट का स्क्वायर लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली रूट हट जाता है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं इसे क्वेश्चन में आपको सोल्यूशन करते समय नहीं लिखना है, ये रफ स्केच में है और हम सिर्फ इसे समझाने के लिए मैंने बताया है। सो हम यहाँ एट एट जा 64 लिख देंगे और बाई 113, क्योंकि हमने जब इसका पावर टू किया स्क्वायर रूट का तो इससे रूट हट गया। सेम वे में इन सिमिलर वे वन माइनस सेवन सेवन जा 49 बाई, फिर इसका भी पावर टू है स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट हट जाते हैं इसी वे में, सो यहाँ 113 हो गया। अब इसका हम एलसीएम लेंगे, आपको पता है इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वन है, जब भी डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता है तो बाई वन छुपा होता है हमेशा। तो वन और 113 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 113, और 113 से वन में डिवाइड करेंगे तो इसमें डिवाइड होगा 113 बार, सो यहाँ 113 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 माइनस 64। उसी वे में इसी सिमिलर वे में 113 का एलसीएम लेंगे, फिर वन का और 113 का, तो एलसीएम आएगा 113, फिर वन से इसमें डिवाइड करेंगे तो 113 बार डिवाइड होगा, 113 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 113 होगा, और माइनस 113 से 113 कट जाएगा एक बार में, 113 का डबल वन बार पढ़ेंगे तो 113 आ जाएगा, और वन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आ जाएगा। तो 113 में 64 जाएगी तो बचेगी 49, उसी प्रकार से नीचे भी घटाना है, 113 से 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, 64 और नीचे 113 है। अब आपको पता है ये दोनों एक दूसरे के डिवाइड में है, यानी यहाँ आपको मैं इसे रफ स्केच में समझा रहा हूँ, इसे आपको क्वेश्चन में नहीं लिखने हैं। 49 बाई 113, और इसका मतलब होता है ये डिवाइड है, ये जो लाइन है इसका मतलब होता है डिवाइड है, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है डिवाइड, 64 बाई 113। आपको पता है 49 बाई 113 को डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज हो जाते हैं। सो 113 बाई 64 ऐसे होगा। तो मैं यहाँ सीधे अप्लाई कर रहा हूँ इसे, ऐसे आपको लिखने नहीं है। तो 49 बाई 113 मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। सो 113 बाई 64, और 113 से 113 कट जाएगा, सो यहाँ बचेगा 49, यहाँ वन बचा तो 49 वन जा
49, अब यहाँ भी 1 है, सो 64 1 जा 64, इसको इसकी वैल्यू निकल गई 49/64। अब हमें दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना था, जो कि फिर से देखना होगा क्या था क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम इसकी वैल्यू निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट की वैल्यू थी, कॉट की वैल्यू थी 7/8, तो कॉट की वैल्यू रख देंगे 7/8, और पावर 2 था तो इसकी भी पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आपको पता है 2 7 के लिए भी है और 8 के लिए भी है, इसका मतलब ये होगा 7/8 का मतलब ये होता है स्क्वायर का मतलब 7 का भी पावर 2 है और 8 का भी पावर 2 है। ये रफ स्केच है, इसे आपको लिखना नहीं है, इसे आपको नहीं लिखने हैं। सो 7 7 जा 49/64, 8 8 जा 64, तो कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो गई 49/64। ये आपका फाइनल आंसर है। मैंने अभी क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर दिया 1 और 2। सो अब हम सभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए हम सभी क्वेश्चन देखते हैं कि यहाँ 3 cot a = 4 दिया हुआ है। इसकी मदद से आपको ये चेक करना है कि 1 - tan स्क्वायर a बाई 1 + tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a और नॉट। इसकी मतलब ये हुई कि एलएचएस में जो वैल्यू दी हुई है वो आरएचएस के बराबर है या नहीं, इसे हमें चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हमें tan, cot, cos और sin की वैल्यू निकालना है, और आपको पता है इन सबों की वैल्यू निकालने के लिए हमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस की जरूरत पड़ेगी। और यहाँ कॉट की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब यहाँ बी और पी की वैल्यू पता है लेकिन एच की वैल्यू पता नहीं है। इसके लिए हमें एक ट्रेंगल मानना होगा, जो कि यहाँ मैंने माना है ट्रेंगल ए बी सी, जिसमें बी एंगल 90 डिग्री है और एंगल ए को मैंने थीटा माना है। और अब पता है जो थीटा जहाँ होता है उसके जस्ट अपोजिट में जो साइड पड़ते हैं वो परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट में जो साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो बच जाता है वो बेस होता है। आइए हम सभी इस मैंने जो बोला है इसे हम एक स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिख लेते हैं। लेट ट्रेंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल्ड एट बी in which 3 cot a equal to 4 and angle a equal to theta. Since 3 cot a equal to 4, आपको पता है ये दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, सो 3 को हम इधर भेजेंगे तो डिवाइड हो जाएगा। सो cot a इक्वल टू 4/3। अब यहाँ आप देख रहे हैं कॉट ए की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 4/3, और कॉट कॉट ए की वैल्यू जो है यहाँ b/p होगी। सो यहाँ b/p होती है, कॉट ए की वैल्यू जो है b/p होती है, यहाँ b ए बी है, सो ए बी, अब बाई पी यहाँ बी सी है, सो बी सी। सो कॉट ए की वैल्यू हो गई ए बी बाई बी सी। अब इसे हम फिर से मान लेंगे, लेट ए बी इक्वल टू 4k एंड बी सी इक्वल टू 3k, वेयर k इज अ पॉजिटिव इंटीजर। अब हम सभी ए बी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं जो कि है 4k, एंड बी सी की वैल्यू है यहाँ 3k, और हमें ए सी की वैल्यू नहीं पता है यानी हाइपोटेनस पता नहीं है, यानी हमें परपेंडिकुलर और बेस पता है, हाइपोटेनस हमें निकालना है। सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, सो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो एच यहाँ ए सी है, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। अब हम सभी को यहाँ इसमें वैल्यू ए बी और बी सी की पुट कर लेनी चाहिए। सो ए सी की वैल्यू नहीं दी हुई है, सो ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की वैल्यू दी है 4k, सो 4k द होल स्क्वायर, प्लस ए बी की भी वैल्यू दी हुई है 3k, सो 3k द होल स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू, ये 2 पावर 2 है, इसका मतलब ये 2 4 के लिए भी और k के लिए भी है, सो 4 4 जा 16k स्क्वायर, ये 2 3 के लिए भी और k के लिए भी, सो 3 3 जा 9, और k का पावर 2 मतलब k स्क्वायर। 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए, 1 - tan स्क्वायर ए बाई 1 + tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। अब इसकी वैल्यू हम रखते हैं, 10 की वैल्यू हमने निकाला है 3/4 है, सो 10 के जगह पर हमें रखना है 3/4, तो 1 - 3/4 द होल स्क्वायर बाई 1 + tan स्क्वायर की फिर वैल्यू है 3/4, सो 3/4 द होल स्क्वायर इक्वल टू कॉस की वैल्यू है 4/5, सो 4/5 द होल स्क्वायर माइनस साइन की वैल्यू है 3/5, सो 3/5 द होल स्क्वायर। अब एलएचएस आरएचएस को हमें सॉल्व करते चलना है। आइए हम इसे देखते हैं। 1 माइनस ये पावर 2 की मतलब ये 2 3 पे भी है और 4 पे भी है, यानी ये पावर 2 3 के लिए भी है और 4 के लिए भी है, तो 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। उसी प्रकार से नीचे सिमिलर वे में लिखेंगे 3 3 जा 9
और 4 4 जा 16। आपको पता है इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। इधर अब आरएचएस में देख लेते हैं, ये पावर 2 का मतलब ये दोनों के लिए पावर 2 है, तो 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25, माइनस 3 3 जा 9, 5 5 जा 25। अब एलसीएम लेंगे 116 का तो 16 ही आएगा एलसीएम, और 1 से अगर डिवाइड करते हैं 16 में तो 16 बार लगेगा, और 16 से ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आएगा, माइनस 16 बन जा 16, तो 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 9 बन जा 9। उसी सिमिलर वे में 1 और 16 का फिर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, 1 से 16 में डिवाइड करते हैं तो 16 आता है, और 16 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 16 1 जा 16, 1 बार डिवाइड हो रहा है, और 9 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 1 जा 9, इक्वल टू यहाँ भी हम सभी एलसीएम लेंगे 25 का, तो दोनों का डिनोमिनेटर 25 है, सो एलसीएम सेम ही आएगा। सो 25 1 जा 25, तो 1 बार डिवाइड हुआ, सो ऊपर हम 16 से 1 में डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16, फिर 25 से 25 में अगर डिवाइड करते हैं फिर 1 टाइम्स डिवाइड होगा, और 1 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 1 जा 9, सो माइनस 9। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7 बाई 16, तो यहाँ माइनस करना है और यहाँ प्लस करना है, तो 16 प्लस 9 25 बाई 16 इक्वल टू 16 माइनस 9 7 बाई 25। आपको पता है हम पीछे भी बताएं ये दोनों डिवाइड में है, सो ये मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये 16 ऊपर चला जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, 7 बाई 16 मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, जो कि बराबर होगा 7 बाई 25। आरएचएस ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ में 16 16 कट जाएंगे 1 बार में, 16 1 जा 16 और 16 1 जा 16, अब 7 1 जा 7, और यहाँ भी 1 है तो 25 1 जा 25, और यहाँ भी 7 बाई 25, सो एलएचएस आरएचएस के बराबर आ गया। सो वो पूछ रहा था क्या दोनों इक्वल हैं, सो हम यहाँ लिखेंगे यस दे आर इक्वल। यदि आप सभी को इन सारे क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। 9 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम सभी क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इन राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल लेट बी, इफ tan A इक्वल टू 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। एंड 2 नंबर क्वेश्चन में दिया cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। यहाँ आप देख सकते हैं A और C एंगल बदल रहे हैं, यानी एक बार एंगल A लिया गया है, एक बार एंगल C लिया गया है। इसका मतलब हमें दो बार थीटा लेना होगा अलग अलग, एक बार एंगल A पर थीटा होगा, एक बार एंगल C पे थीटा होगा ट्रायंगल के अंदर। आइए हम सभी इस ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। यहाँ एंगल B 90 डिग्री है, सो इसके सामने जो अपोजिट साइड होगा वो हाइपोटेनस होगा, और यहाँ एंगल A थीटा है, सो इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होगा, और जो बच गया साइड AB वो बेस होगा। आइए हम इसे स्टेटमेंट के रूप में लिख लेते हैं। लेट ट्रायंगल ABC, लेट ट्रायंगल ABC is a right angled at B in which tan A equal to 1/√3, since tan A is equal to 1 by, आप सभी को पता है tan की वैल्यू जो है P/B होती है, सो P यहाँ BC है और B यहाँ AB है। आइए हम सभी आगे लिख लेते हैं। लेट BC इक्वल टू 1K एंड AB इक्वल टू √3K, वेयर K इज अ पॉजिटिव इंटीजर। आपने देखा कि BC की वैल्यू 1K है, सो यहाँ हम लिख लेते हैं BC इक्वल टू 1K एंड AB इक्वल टू √3K। तो हमें AB की वैल्यू और BC की वैल्यू मिल गई। हम सभी को परपेंडिकुलर और बेस मिल चुका है। अब हमें AC निकालना है, हाइपोटेनस। तो हम यहाँ इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करेंगे। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो यहाँ हाइपोटेनस AC है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब हम सभी को इनमें वैल्यू रख लेते हैं जो हमें मालूम है। AC की वैल्यू पता नहीं है, सो AC स्क्वायर इक्वल टू BC की वैल्यू पता है 1K द होल स्क्वायर, प्लस AB की वैल्यू पता है √3K द होल स्क्वायर। सो AC स्क्वायर इक्वल टू, ये पावर 2 का मतलब 1 का भी पावर 2 है और K का भी है, सो 1 का स्क्वायर करने के बाद भी 1 1 जा 1 ही मिलेगा, सो 1K स्क्वायर प्लस, आपको यहाँ हम रफ स्केच में एक बता देते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पावर 2 है, जिसका मतलब है ये 2 पावर √3 के लिए भी है और K के लिए भी है। √3 पे जो पावर 2 है इसका मतलब है √3 2 बार मल्टीप्लाई होगा, और आपको पता है जब भी रूट को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके रूट हट जाते हैं, सो ये 3 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पावर 2 से किसी भी नंबर के ऊपर के रूट जो है हटाए जा सकते हैं। सो इसके पावर 2 होने के कारण √3 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 3 मिलेगा, सो यहाँ 3 लिख सकते हैं, और K का पावर 2 मतलब K स्क्वायर। और ये जो मैंने बताया है ये रफ स्केच है, इसे आपको नहीं लिखना है सोल्यूशन के अंदर।
आगे हम AC स्क्वायर इक्वल टू अब इसे ऐड कर लेंगे, तो 3 + 1 4k स्क्वायर। आपको पता है इस साइड AC पर पावर 2 है, सो यहाँ पावर 2 हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट होता है, सो AC इक्वल टू रूट अंडर 4k स्क्वायर। सो AC इक्वल टू रूट अंडर 4 को हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, और k स्क्वायर को k इंटू के लिख सकते हैं। और आपको पता है स्क्वायर रूट से हमेशा दो पेयर के बदले एक बाहर आता है, सो AC इक्वल टू 2k। तो यहाँ हमने AC की वैल्यू निकाल लिया है जो कि है 2k, सो यहाँ ट्रायंगल में हम इसकी वैल्यू रख देते हैं, AC बराबर 2k। तो हम AC की वैल्यू निकाल चुके हैं जो कि वैल्यू है इसका 2k। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं हमें क्या निकलना है। अब हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस निकल चुका है, तो हम क्वेश्चन में देख लेते हैं हमें क्या निकलना है। हमें क्वेश्चन में साइन ए और कॉस ए यानी साइन और कॉस की वैल्यू निकालना है। एक बार ए को थीटा मानकर, एक बार एंगल ए को थीटा मानकर निकालना है, और एक बार एंगल सी को थीटा मानकर हमें साइन ए और कॉस ए की वैल्यू निकालना है, एक बार साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो आइए हम इसे अलग अलग थीटा के केस में निकालते हैं। इन केस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, इन केस ऑफ एंगल ए इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये होगा इस ट्रायंगल के अंदर अभी हम एंगल ए को थीटा मान रहे हैं, सो इसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ए बी होगी और हाइपोटेनस ए सी होगी। साइन ए इक्वल टू पी बाई एच, और यहाँ आपको पता है साइन ए की वैल्यू पी बाई एच के बराबर होता है, सो पी यहाँ बी सी है, सो बी सी बाई यहाँ एच है ए सी, सो ए सी इक्वल टू बी सी की वैल्यू है 1k बाई ए सी की वैल्यू है 2k, सो के से के क्रॉस आउट हो गया, सो साइन ए की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमें कॉस ए की वैल्यू निकालना है, कॉस की वैल्यू बी बाई एच के बराबर होती है, और बी यहाँ ए बी है और एच यहाँ ए सी है, सो ए बी बाई ए सी इक्वल टू ए बी की वैल्यू हो गई √3k बाई ए सी की वैल्यू है 2k। आपको पता है कैसे के क्रॉस आउट हो गया, सो बच गया √3/2। अब इन केस ऑफ एंगल सी देखना है हम सभी को, और एंगल सी को थीटा मानना है, और उसके मदद से एंगल सी की मदद से थीटा मानकर साइन सी और कॉस सी की वैल्यू निकालना है। तो आइए अब एक ट्रायंगल एबीसी फिर से एक और बना लेते हैं, और वहाँ एंगल ए को थीटा ना मानकर एंगल सी को थीटा मान के बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमने एक ट्रायंगल बना लिया है ए बी सी, और यहाँ हमने थीटा ए को नहीं माना है, एंगल सी को थीटा माना है, सो इसके लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, एंगल सी थीटा है तो थीटा के सामने जो अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है, सो ए भी यहाँ परपेंडिकुलर हो गया, और 90 डिग्री सामने जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और जो बच गया वो बेस होता है, यहाँ बेस बीसी हो गया। लिख लेते हैं इन केस ऑफ एंगल सी इक्वल टू थीटा, साइन सी की वैल्यू जो होती है पी बाई एच के बराबर होती है, और पी यहाँ ए बी है, सो ए बी अब बाई एच की वैल्यू ए सी है, सो ए बी बाई ए सी, ए बी की वैल्यू √3k अब बटा ए सी की वैल्यू 2k, के से के कट गया, सो √3/2, सो ये साइन सी की वैल्यू आ गई √3/2। अब हम सभी को कॉस सी की वैल्यू निकालनी है, कॉस सी बी बाई एच के बराबर होती है, और बी यहाँ बी सी है, सो बी सी अब बाई एच है ए सी, सो कॉस सी की वैल्यू हो गई बी सी बाई ए सी, बी सी की वैल्यू है 1k, अब बटा सी की वैल्यू है 2k, के से के कट गया, सो 1/2 हो गया, सो कॉस सी की वैल्यू हो गई 1/2। अब हमें क्वेश्चन नंबर 1 बनाने हैं। अब हम कॉस सी इक्वल टू थीटा एंड एंगल ए इक्वल टू थीटा, दोनों केस में हमने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कर रहा है निकालने के लिए। क्वेश्चन में है एक नंबर में साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 है साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। अब आपको इनके वैल्यू रखना है, साइन ए की वैल्यू हम अभी निकाले हुए थे जो कि था 1/2, सो साइन ए के जगह पर हमें 1/2 लिखना है, इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सो कॉस सी की वैल्यू हो गई आपकी 1/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू है √3/2, और साइन सी की वैल्यू है यहीं पे आपको देख सकते हो ऊपर √3/2, और 1 1 जा 1, पहले मल्टीप्लाई का वर्क होगा, 2 2 जा 4 प्लस, आपको पता है ना बोले थे ना 2 बार रूट आते हैं, तो 2 बार रूट से क्या होता है, रूट हट जाता है, कैसे यहाँ पर ऑफिस केस में देख सकते हैं, √3 इंटू √3 को हम एक रूट के अंदर लिखेंगे तो 3 इंटू 3 होगा, और रूट के अंदर से 2 के बदले एक निकलते हैं, सो 3 हो जाएगा, सो √3 से √3 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा, सो यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब यहाँ आपको एलसीएम लेने हैं 4 और 4 का, आपको पता है कि जनरेटर जब सेम हो दो फ्रैक्शन के तो उनके एलसीएम भी सेम आएंगे, सो 4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, सो 1 1 जा 1, 4 1 जा 4, सो 3 1 जा 3, इसका मतलब 3 + 1 4, अब भाई 4 से 4 कट चुका है 1 टाइम्स में, सो इसकी वैल्यू कितनी निकल गई 1। आइए हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 2 में कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। क्वेश्चन नंबर 2 था कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। हम इन सभी को वैल्यू को रखते हैं, तो कॉस ए की वैल्यू थी √3/2, सो √3/2 मल्टीप्लाई देन कॉस सी की वैल्यू थी 1/2, सो 1/2 माइनस साइन ए की वैल्यू थी 1/2 मल्टीप्लाई साइन सी की वैल्यू थी √3/2, √3/2,
भाई इनको सबसे पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। √3 इंटू वन √3 ही होगा, और टू टू जा फोर माइनस वन इंटू √3 टू टू जा फोर। आपको पता है जब फ्रैक्शन के डायमीटर सेम होते हैं एलसीएम भी उनके सेम आते हैं। तो फोर फोर वन जा फोर, तो √3 वन जा थ्री माइनस फोर वन जा फोर, सो √3 वन जा थ्री। आपको पता है सेम में से सेम अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इसकी वैल्यू जीरो आता है। अब भाई फोर, तो इसकी पूरी वैल्यू क्या हो गई, जीरो। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। अब मैंने क्वेश्चन 9 नंबर सॉल्व कर दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। आइए हम सभी अगले क्वेश्चन 10 नंबर को सॉल्व करते हैं। आइए हम सभी एक ट्रायंगल पी क्यू आर ले लेते हैं, जिसके अंदर क्यू 90 डिग्री है और पी थीटा है। तो आपको पता है 90 डिग्री का अपोजिट साइड पी आर है, सो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। और यहाँ पी एंगल पी थीटा है, सो इसके अपोजिट में जो साइड होगा वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, जो बच गया वो बेस होगा। आइए हम सभी इस स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। लेट ट्रायंगल पी क्यू आर इज अ राइट एंगल्ड एट क्यू इन विच एंगल पी इक्वल टू थीटा, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 cm एंड पी क्यू इक्वल टू 5 cm। आप सभी को पता है यहाँ पी आर की वैल्यू पता नहीं है, सो हम पी आर को एक्स मान लेते हैं। लेट पी आर बी एक्स सी एम, यानी हमने सभी यानी हम सभी ने पी आर की जो लेंथ है उसे एक्स सी एम मान लिया है। आइए इसकी मदद से आगे सॉल्व करते हैं। सिंस पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, सो पी आर की वैल्यू हमने क्या माना, एक्स, सो पी आर की जगह पर हम एक्स रख सकते हैं। सो एक्स प्लस क्यू आर इक्वल टू 25। हम सभी को क्यू आर की वैल्यू निकालना है, सो हमें एक्स को एल एच से आर एच एस ट्रांसपोज करना है। तो एक्स की साइन जो है प्लस में है, सो इसे आर एच एस में ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। सो 25 माइनस एक्स, ये आपको क्यू आर की वैल्यू हो गई, जो कि है 25 माइनस एक्स। आइए हम सभी इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। बाय यूजिंग पाइथागोरस आप देख सकते हैं यहाँ पी आर हाइपोटेनस है, पी क्यू बेस है, और क्यू आर परपेंडिकुलर। यहाँ हाइपोटेनस पी आर है, सो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। अब यहाँ हम सभी को इसके वैल्यू को पुट कर देना चाहिए। आप सभी को पता है पी आर की वैल्यू एक्स है, सो एक्स स्क्वायर, और क्यू आर की वैल्यू अभी हमने निकाला है 25 माइनस एक्स द होल स्क्वायर, प्लस पी क्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 5 cm है, सो आप 5 द होल स्क्वायर। अब x का पावर 2 है, सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, और ये a माइनस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे है, सो हमें एक फॉर्मूला अप्लाई करना है जो कि है a माइनस बी द होल स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला हम पिछले ही क्लासेस में आपको बताए थे, जिसकी फॉर्मूला होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और यहाँ a 25 है और b x है, सो ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। और ये रफ स्केच में मैं बता रहा हूँ, इसे आपको नहीं लिखना है। तो ये यहाँ 25 है, सो 25 द होल स्क्वायर, प्लस बी यहाँ x है, सो x द होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू 25, ये यहाँ 25 है इंटू एक्स, प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा, सो प्लस 25। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 को हम दो बार अगर स्क्वायर करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 625, प्लस एक्स के स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 टू जा 50 इंटू एक्स, 50x प्लस 25। अब आगे इसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू, हमें इसे कांस्टेंट को कांस्टेंट में जोड़ लेना है। सो 625 प्लस 25 इक्वल टू 650 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 50x। अब होता है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के पास ट्रांसपोज करेंगे, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आर एच एस से कोई भी प्रोडक्ट को हम अगर एल एस एस में लाते हैं तो उसकी साइन चेंज हो जाती है। सो ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा, 650 माइनस 50x। आपको पता है सेम में से सेम प्रोडक्ट जाता है तो जीरो हो जाता है, सो यहाँ इसकी वैल्यू जीरो हो गई, इक्वल टू 650 माइनस 50x। अब हमें माइनस में है 50x को, तो इसको इधर ला लेते हैं तो ये प्लस में आ जाएगा। सो जीरो में किसी भी चीज़ को जोड़ते हैं तो वही आता है, सो प्लस 50x इज इक्वल टू 650। आपको पता है इनके बीच में मल्टीप्लाई है, सो x इज इक्वल टू 650 बाई 50। आपको पता है जीरो से जीरो कट जाएगा और 5 से कटाएंगे तो 13 बार कटेगा, सो x इज इक्वल टू 13 cm। x की वैल्यू निकल चुकी है जो कि है 13 cm। हम सभी को x की वैल्यू को, हमने पी आर को x माना है, उसमें रख लेते हैं। सो हमने पी आर को x माना था, सो हम पी आर में इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो पी आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 13 cm। क्यू आर इज इक्वल टू, क्यू आर इक्वल टू 25 माइनस एक्स, सो 25 माइनस एक्स इक्वल टू 25 माइनस एक्स की वैल्यू क्या है 13, सो इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 माइनस 13 इक्वल टू 12 cm। सो क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 cm, पी आर की वैल्यू हो गई 30 cm, और पी क्यू की वैल्यू पहले से ही दी हुई थी 5 cm। सो अब हम सभी को क्वेश्चन में क्या निकालना है इसे देखना चाहिए। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है साइन पी कॉस पी एंड टेन पी की वैल्यू निकालना है। तो आइए हम इसकी मदद से निकाल लेते हैं। साइन पी इक्वल टू पी बाई एच होता है,
सभी को पी आर की वैल्यू क्यू आर की वैल्यू इस ट्रायंगल में रख देना चाहिए। सो यहाँ पी आर की वैल्यू है 13 cm एंड क्यू आर की वैल्यू है 12 cm और पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है जो कि 5 cm है। अब हम सभी को साइन पी की वैल्यू निकालना है जो कि पी बाई एच के बराबर होती है और पी यहाँ क्यू आर है अब बाई एच यहाँ पी आर है। सो क्यू आर इक्वल टू 12 cm बाई पी आर इक्वल टू 13। सो साइन पी की वैल्यू होगी 12/13। अब हम सभी को कॉस पी की वैल्यू निकालना है। कॉस की वैल्यू जो है बी बाई एच के बराबर होती है और बी यहाँ पी क्यू है। सो पी क्यू अब बाई पी आर। सो पी क्यू की वैल्यू है 5 अब बाई पी आर की वैल्यू है 13। सो कॉस पी की वैल्यू निकल गई 5/13 और हम सभी को टेन पी की वैल्यू निकालनी है। सो टेन पी इक्वल टू पी बाई बी। पी यहाँ क्या है क्यू आर है एंड बी यहाँ पी क्यू है। सो क्यू आर की वैल्यू हो गई 12 और पी क्यू की वैल्यू हो गई 5। सो टेन पी की वैल्यू हो गई 12/5। ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन का कंप्लीट सोल्यूशन हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 में बोल रहा है कि आपको ये सारे स्टेटमेंट जो दिए गए हैं ये ट्रू है या फॉल्स है, यानी सही है या गलत है। अगर ये ट्रू है तो ये भी बताना है कि ये क्यों ट्रू है यानी सही क्यों है, और फॉल्स है तो ये भी बताना है ये फॉल्स क्यों है यानी इसके पीछे रीजन देना है। अगर आप ट्रू भी लिखते हैं तब भी आपको रीजन देना है और फॉल्स लिखते हैं तब भी रीजन देना है कि आपने इसे ट्रू क्यों कहा और फॉल्स क्यों कहा। आइए हम एक नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि इसमें लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1 एंड ये बोल रहा है 10a की वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। ये स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? एज tan 60 डिग्री इक्वल टू √3 और आपको पता है √3 की वैल्यू 1.73 डैश 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 होती है। और आप यहाँ देख सकते हैं √3 की वैल्यू 1 से बड़ा है एंड ग्रेटर है और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये हमेशा 1 से कम होता है, जबकि आप देख रहे हैं 10 की वैल्यू 1 से ज़्यादा भी हो सकती है। सो ये पहला स्टेटमेंट फॉल्स है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है sec a इक्वल टू 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? तो आपको रीजन मैं बता रहा हूँ कि sec a की वैल्यू 12/5 है। आपको पता है sec की वैल्यू h बाई बी के बराबर होती है और आपको पता है h हमेशा परपेंडिकुलर और बेस दोनों से बड़ा होता है। आपको पता है h ऑलवेज ग्रेटर देन p एंड h ऑल्सो ग्रेटर देन b। आपको पता है हाइपोटेनस p से भी बड़ा होता है, परपेंडिकुलर से बड़ा होता है, बेस से बड़ा है, और यहाँ आपको हाइपोटेनस बड़ा दिया हुआ है और बेस छोटा है, इसलिए ये जो सेक a की वैल्यू है 12/5 हो सकती है। सो ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये बोल रहा है cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल a। आपको पता है cos a एब्रिविएटेड होता है कोसाइन a का। सो ये दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है क्योंकि cos a इज द एब्रिविएशन यूज्ड फॉर कोसाइन a। आपको मैं रफ में बता देता हूँ कोसिकेंट a कॉसेक का होता है, कॉसेक a का है, और कोसाइन a कॉस a का वैल्यू होता है। तो यहाँ आपको एक क्वेश्चन से गलत दिया हुआ है कि कोसिकेंट कॉस a का एब्रिविएशन है, जबकि कोसिकेंट कॉसेक a का एब्रिविएशन है और कॉस a का सही एब्रिविएशन कोसाइन है। सो ये दिया गया स्टेटमेंट फॉल्स है। ये मैंने रफ स्केच में बताया, आपको क्वेश्चन में नहीं लिखना है, इसको आपको नहीं लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन 4 बोल रहा है कि कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट ए एंड ए। आपको पता है कॉट ए एक सिंगल प्रोडक्ट है। सो या किसी भी दो अलग अलग प्रोडक्ट का वैल्यू नहीं है। सो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है एज cot A is a single product। आइए अगला क्वेश्चन 5 को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है साइन थीटा इक्वल टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। आपको पता है साइन थीटा की वैल्यू p बाई एच के बराबर होती है। सो यहाँ p आपका 4 है और h यहाँ 3 है, जबकि आपको पता है h कभी भी परपेंडिकुलर से छोटा नहीं हो सकता है और यहाँ आपको परपेंडिकुलर ऑलरेडी बड़ा दिया हुआ है हाइपोटेनस से। सो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। एज साइन थीटा इक्वल टू 4/3 है और आपको पता है साइन थीटा p बाई एच के बराबर होता है। हियर h is not smaller than perpendicular and base। इसका मतलब ये हुआ कि साइन थीटा की वैल्यू जो दी गई है 4/3, यहाँ 4 परपेंडिकुलर है, 3 हाइपोटेनस है, जबकि आपको पता है हाइपोटेनस परपेंडिकुलर और बेस से छोटा नहीं हो सकता है। सो यह स्टेटमेंट पूरी तरह से फॉल्स है। मैंने 11 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिया है। मुझे आशा है कि आप सभी को 11 नंबर क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप मैंने एक्सरसाइज 8.1 का कंप्लीट सोल्यूशन कर दिया है। अब मैं अगले वीडियो में एक्सरसाइज 8.2 का सोल्यूशन करूंगा। सो आप सभी मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं जैसे ही वीडियो डालूँ आप तक पहुँच सके।